बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल हलीम की रेसिपी। वैसे तो पूरा साल ही हलीम बनती रहती है, लेकिन मुहर्रम में स्पेशल हलीम बनती है। तो आज आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको भी इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वैसे तो हलीम मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि सब तरफ बांटनी होती है। आपको जो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी वो 2 किलो गोश्त के हिसाब से बताऊँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने हलीम जो बनानी है मटन की बनानी है, बीफ की बनानी है या चिकन की बनानी है, लेकिन आपने इसमें 2 किलो गोश्त लेना होगा। और बाकी जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सब दालें वगैरह वो भी मैं 2 किलो गोश्त के ही हिसाब से बताऊंगी आपको। अगर आपने 1 किलो गोश्त की हलीम बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ़ कर दें, और अगर ज़्यादा बनानी है तो उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दें। आज की वीडियो का टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊँगी ताकि आपकी भी हलीम जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, लिए है मैंने गंदम। गेहूँ मैंने लिया है 1 किलो। जौ लिए हैं मैंने आधा किलो। गेहूँ और जौ छिलके के बगैर लेने हैं। चने की दाल ली है मैंने आधा किलो। ये माश की दाल ली है 1 पाव। चावल लिए हैं 1 पाव। चावल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, सेला चावल, बासमती या टोटा चावल जो भी हों। पीली मूंग की दाल ली है 1 पाव। और ये लाल मसूर की दाल ली है 1 पाव। लाल मसूर की दाल को मैं अलग रख लूँगी, इसको सब दालों के साथ अभी मिक्स नहीं करना है, ये बाद में मैं आपको बताऊँगी। अब ये गेहूँ जिस बाउल में डाली है उसमें मैं ये जौ भी डाल दूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैं अलग ही भिगोऊँगी। तो ये देखिए, ये बाउल में मैंने गेहूँ और जौ एक ही बाउल में आ गई है। और अब ये दूसरे बाउल में मैं दालें मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये माश की दाल डाल दी है। ये मूंग की दाल से मैंने शामिल कर दिया है। ये चने की दाल, और ये साथ ही से मैंने ये चावल भी इसमें डाल दिए हैं मैंने। इन सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, इनको अलग अलग ही भिगोना है। और ये लाल मसूर की दाल को मैं भी इसमें शामिल नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कब इसको शामिल करना है। ज़्यादातर लोग जो हलीम बनाते हैं वो इन सब चीज़ों को एक साथ ही बॉयल कर लेते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को अलग अलग बॉयल करती हूँ क्योंकि गेहूँ और जौ जो है वो थोड़ी देर से गलती हैं और दालें जो हैं बहुत जल्दी गल जाती हैं। अब ये गंदम और जौ को मैंने एक बाउल में डाल के इसको खूब अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। खुले पानी से इसको धोना होता है। अब आपको भी नज़र आ रहा होगा इसका पानी कितना साफ़ हो चुका है। और अब दूसरे बाउल में मैंने दालें और चावल भिगो के रख दिए हैं, इसको भी मैंने खूब अच्छे तरीके से धोया। खुले पानी से धोना होता है ताकि अच्छे तरीके से दालें वगैरह जो है सब अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और इनको 7 से 8 घंटे तक ऐसे ही भीगे रहने देना है। उसको 7-8 घंटे बाद ही इसको मैं बॉईल करूँगी। और ये देखिए, लाल मसूर की दाल जो है इसको मैंने भिगोया नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, इसको मैं बाद में शामिल करूँगी। तो देखिए, हलीम के लिए मैंने सारा ये साबुत गरम मसाला ले लिया है, इसको मैं साबुत शामिल नहीं करूँगी, इसको मैं पीस के शामिल करूँगी। तो इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा आता है हलीम में। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने साबुत सूखा धनिया ले लिया है 5 टेबल स्पून। ज़ीरा ले लिया है 3 टीस्पून। सौंफ है 3 टीस्पून। काली मिर्च है 2 टेबल स्पून। दालचीनी की स्टिक्स ली हैं मैंने 3 से 4 अदद, बड़े साइज़ की ली थी। और ये तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 से 4 अदद। लौंग ली है 10 अदद। और 10 अदद ले ली है मैंने हरी इलायची। इसको मैं भी साथ भूनूंगी नहीं, इसको मैं अलग रखूँगी, इसको मैं बाद में पीसने में शामिल करूँगी। और ये जावित्री का मैंने 1 फूल ले लिया है। और जायफल लिए है मैंने 1 अदद। बादियान के फूल लिए हैं 3 अदद। और ये 3 अदद ले लिए हैं बड़ी इलायची। और अब इन सब मसालों को मैं हल्का सा फ्राई पैन में भून लूँगी। इलायची को जो है भूनना नहीं है क्योंकि इससे इसकी खुशबू जो है ख़त्म हो जाती है। इसको मैं पीसते हुए शामिल करूँगी। तो देखिए, मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसमें मैंने सारा गरम मसाला जो है शामिल कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम को जो है स्लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है क्योंकि इससे ये सारा गरम मसाला जो है बहुत जल्दी ही जल जाएगा। तो उसके हल्की आंच पे हल्का हल्का फ्राई करना है। इसमें ऑयल नहीं डालना है, इसको ऐसे ही हल्का हल्का सा भूनते रहना है। तो ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छा सा भून लिया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब सब्ज़ी इलायची को जो मैंने साइड में रखा था उसको भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और अभी सारे मसाले को अच्छा सा पीस लेना है। तो देखें, सारा मसाला जो है इसको मैं ब्लेंडिंग जार में डाल देती हूँ। और इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं उसको मैं थोड़ा तोड़ के डाल दूँगी ताकि इसको पीसने में आसानी रहे।
ये देखिए गरम मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीसना है। ये हलीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गरम मसाला तैयार हो चुका है। इससे हलीम का टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब एक प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1/2 लीटर इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। अगर आप घी डालना चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा किलो प्याज। अब इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा किलो दही, जिसको मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेना है। पाँच से 10 मिनट तक इस मसाले को खूब अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर बाद में इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। गोश्त मैंने ज़्यादा लिया है, आपने 2 किलो के हिसाब से बनाना है। तो ये देखें गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धो के रख दिया है। तो देखिए मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ गोश्त। अब गोश्त को भी अच्छे तरीके से भून लेना है। और अब इसमें मैं सारी ये मसाले शामिल कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने लिए है हल्दी ली है मैंने 2 टेबलस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं 3 टेबलस्पून, नमक है 2 टेबलस्पून और लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं 3 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले जो है इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। और इसको खूब अच्छे से इसको भून लेना है ताकि इसका खूब अच्छा सा कौरमा तैयार हो जाए। अभी इसमें मैं हड्डियाँ भी शामिल करूँगी। अभी मैंने पहले इसमें शामिल नहीं की हैं क्योंकि कुकर का साइज़ जो है वो ज़्यादा छोटा है और गोश्त जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको मैं हड्डियों को बाद में शामिल करूँगी। पहले गोश्त को मैं थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि हड्डियाँ शामिल करने के बाद जो है गोश्त को भूनना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए जो हलीम के लिए मैंने गरम मसाला पीस के रखा था 3 टेबलस्पून अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बाकी का गरम मसाला जो है बाद में मैं शामिल करूँगी। तो ये देखिए ये गरम मसाला इसमें शामिल करके इसको मैंने अच्छे से फिर भून लेना है। तो देखिए गोश्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हड्डियाँ जो मैंने पहले अलग करके रखी थी क्योंकि फिर इसको भूनना मुश्किल होता। तो अब ये इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। तो इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और प्रेशर कुकर को बंद करके मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल जाए। और ये दूसरे चूल्हे पे मैंने एक बड़े साइज़ का देगचा रख दिया है। इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। तकरीबन 6 लीटर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसको ढक्कन ढक के मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि पानी को जो है जल्दी बॉयल आ जाए। ये देखें दालों को भीगे हुए तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। जिस पानी में मैंने भिगोया था इसको मैं निकाल दूँगी। ये देखें देगचे में जो पानी डाला था वो बॉयल हो चुका है और दालों का पानी जो है मैंने निकाल दिया है। अब उसको मैंने इस देगचे में शामिल कर दिया है बॉयल होने के लिए। तो देखिए सारी दालें जो है इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अब दूसरे चूल्हे पे एक और देगची में रख दूँगी जिसमें मैंने गेहूँ को और जौ को बॉयल करना है। तो ये देखिए इस देगची में मैंने तकरीबन 4 लीटर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए दालों में बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी 2 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पर। तो देखिए दूसरी देगची में जो मैंने पानी डाल के रखा था बॉयल होने के लिए वो भी बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ गेहूँ और जौ। इसको भीगे हुए तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके थे। अब जब इसको भी एक बॉयल आ जाएगा तो उसको मैं 1 घंटे के लिए तकरीबन हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो देखिए इसको 1 घंटा हो गया था पकते हुए। अब इसको मैंने चूल्हे से उतार दिया है। तो देखिए इसको हैंड ब्लेंडर से मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर दूँगी। आप चॉपर या जूसर में भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उसी तरीके से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो देखिए इसको ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना होता है ताकि हलीम में जो है ऐसी ही अच्छी लगती है। तो देखिए दालों को पकते हुए भी 1 घंटा हो चुका है। तो ये भी अच्छे से गल चुकी हैं। अब इन दालों को भी हैंड ब्लेंडर से मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। दालों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि इसमें दाल का कोई दाना जो है साबुत ना रहे। तो ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। दालें जो है बहुत अच्छे से इसमें ब्लेंड हो चुकी हैं। तो ये देखें गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें इसके कैसे अच्छे रेशे बन रहे हैं। इसको ऐसे रेशे वाली हलीम बनानी है तो उसके लिए ऐसे ही रेशे चाहिए। तो अब इसमें से मैं हड्डियाँ जो हैं सारी निकाल लेती हूँ। तो हड्डियों को मैं एक बाउल में डाल दूँगी। वैसे हड्डियों का गूदा भी जो है वो भी इसमें से निकालना है ताकि इससे जो है हलीम का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और भी।
तो देखिए इसको अच्छे से झाड़ लेना है ताकि इसका गूदा जो है सारा बाहर निकल जाए। अब इसका पानी जो है सारा ड्राई कर लेना है। और ये देखें इसके लिए मैंने घोटना ले लिया। ऐसे में अच्छी तरह गोश्त को जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। रेशे तो पहले ही बन चुके हैं, लेकिन इससे कि बहुत अच्छे और भी इसके रेशे बन जाएंगे। अब बड़े देगचे में जिसमें मैंने दालें पीस के रखी हैं उसी में मैं शामिल कर दूँगी गेहूँ और जौ को जो मैंने पीस के रखा था वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब ये गोश्त को भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखें सारा गोश्त जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी लाल मसूर की दाल, जिसको मैंने पहले साइड पे रख दिया था। अब इसको मैंने अच्छी तरह धो के इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ओट्स। देखिए ये वाइट ओट्स मैंने ले लिए हैं। तकरीबन इसको मैंने 200 ग्राम इसमें बाउल में डाल दूँगी। उसको मैं अच्छे तरीके से धो के 2-3 दफ़ा पानी से, तो उसको भी मैं ये जो दालें हैं इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर लिया है और अब इसको भी मैंने इसमें देगचे में शामिल कर दिया है। और ये ले लिए हैं मैंने कनौर क्यूब्स, तकरीबन 6 पैकेट इसके मैंने लिए हैं। तो ये देखिए सारे क्यूब्स जो है ये भी मैं हलीम में शामिल कर दूँगी और अब इसको सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसी घोटने से हलीम को अच्छे तरीके से घोटते रहना है। और उसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 लीटर इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। हलीम को जितना ज़्यादा पकाएंगे हलीम उतनी ही अच्छी बनती है। इसको मैंने काफ़ी देर तक पकाया है। आप तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे तक के पकाएं तो हलीम बहुत अच्छी बन जाएगी। मैंने तो हल्की आंच पे इसको बहुत देर तक पकाया था। तो ये देखें ढक्कन ढक के इसको मैं जब बॉयल आ जाएगा इसकी आंच में हल्की कर दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें घोटना जो है वो चलाते रहना है। जितना ज़्यादा इसमें घोटना चलाएंगे हलीम का रेशा उतना ही अच्छा बनता है। तो देखिए देगचे की जो साइड्स हैं इसको भी अच्छे से साफ़ करती जाऊँगी साथ साथ। तो देखिए हलीम के लिए जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था 3 टेबल स्पून मैंने पहले शामिल कर दिया था कौरमे में, और बाकी का जो गरम मसाला है वो भी सारा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने हलीम के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सिर्फ 2 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने आपको सब चीज़ें वही बताई हैं। तो आपने सेम वही क्वांटिटी आपने बनानी है अगर आप 2 किलो गोश्त के हिसाब से हलीम बना रहे हैं। मैंने ज़्यादा हलीम बनाई है तो इसलिए मैंने हर चीज़ इसमें ज़्यादा शामिल की है, लेकिन आपको मैंने सिर्फ वही बताया है 2 किलो गोश्त के हिसाब से। तो ये देखिए हलीम जो है कितनी अच्छी बन रही है। अभी भी इसको मैं पकाऊंगी, तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको और मैं पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि हलीम जो है जितना ज़्यादा पकेगी उतनी ही अच्छी हलीम बनती है। तो देखिए हलीम का रेशा जो है कितना अच्छा बन चुका है। बहुत ही अच्छे रेशे वाली ये हलीम बनी है। तब देखिए इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके हैं हलीम को पकते हुए। अब साथ साथ मैं इसका बघार तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर जो है इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और अब इसमें शामिल कर दूँगी 1 किलो प्याज और इसको खूब अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जो है सारा ही एक जैसा ही फ्राई हो। प्याज का साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और देखिए हलीम में भी घोटना साथ साथ चलाते रहना है ताकि हलीम जो है बहुत अच्छी सी और रेशे वाली हलीम बने। तो देखिए मैंने माशाल्लाह काफ़ी सारी हलीम बनाई थी, क्योंकि सबको देनी होती है तो इसलिए, और सबको ये हलीम मेरी जो है बहुत ही पसंद आती है। तो देखिए इसका कितना अच्छा रेशा बन चुका है। तो देखिए प्याज भी जो है बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं हलीम में शामिल कर देती हूँ। तो देखें सारा प्याज जो है मैंने हलीम में शामिल कर दिया है। और अब इसको ढक्कन ढक के 5 से 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। वैसे तो सारे मसाले इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मिर्चों को आप ऐसे ही शामिल नहीं करें। मिर्चों को ऑयल में फ्राई करके फिर इसमें शामिल करें, क्योंकि मिर्चों को कच्चा ऐसे शामिल नहीं करते, इसको भूनना होता है। तो आप इसको ऑयल में थोड़ा सा भून के फिर ये हलीम में शामिल करना। तो देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार सी हलीम बन के तैयार हो चुकी है। और अब आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो ये हलीम को मैंने डिश आउट कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई अदरक।
ये प्याज फ्राई किया हुआ मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। फ्राई प्याज की रेसिपी भी आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये हरा धनिया और लेमन भी इसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया है। और ये हलीम के लिए प्लेट आपने पहले से ही सब चीज़ें रेडी करके रखनी है। तो ये फ्रेंड्स देखिए मज़ेदार सी हलीम बन के तैयार हो चुकी है। तो ये हलीम मैंने सब लोगों के लिए डाल के इसमें रख दी है। और ये से हरे मसाले की भी इसकी मैंने प्लेट्स अलग से बना ली हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज फ्राई करने की रेसिपी। वैसे तो तकरीबन सभी लोग इसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन प्याज फ्राई करने की भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो प्याज को फ्राई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दें तो प्याज का कलर जो है ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है, जिससे खानों का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और प्याज को अगर आप पहले से ही फ्राई करके रखें तो बहुत से खाने बनाने जो है बहुत ही ईजी हो जाते हैं, जैसे हलीम, पुलाव, बिरयानी, निहारी, कोरमा। इन सब के लिए प्याज को पहले से फ्राई करके रखेंगे तो खाना बनाना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने भी आज काफ़ी सारा प्याज जो है फ्राई करके रख लिया है। तो देखने से कलर जो है कितना परफेक्ट आया है, बहुत अच्छा क्रिस्पी ये फ्राई हुआ है प्याज। तो आइए फ्रेंड्स आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए 5 केजी जो है मैंने प्याज ले लिया है। उसको मैंने इसे दो पीस में काट के रख दिया है, पानी में नहीं डालना है। और अब ये मैंने कटर ले लिया है। अगर आप हाथ से काटना चाहें तो हाथ से भी काट लें, लेकिन मैंने ये कटर ले लिया है। कटर से कि बिल्कुल बारीक बारीक और सब जो है एक ही साइज़ में प्याज कटता है। और प्याज को जो है बिल्कुल बारीक काटना है, इसको बिल्कुल मोटा नहीं काटना है, क्योंकि उसे जो फ्राई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सही फ्राई भी नहीं होता है। जितना बारीक प्याज होगा उतना ही अच्छा ये फ्राई होता है और क्रिस्पी बनता है प्याज। तो देखिए सारा प्याज जो है मैंने काट लिया है और इसको मैंने छलनी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो भी निकलता जाए साथ साथ। देखिए नीचे मैंने एक बड़ी सी प्लेट रख दी थी, सारा पानी जो है इसके अंदर आता जाएगा। अब उसको मैं 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और देखिए कढ़ाई ले ली है मैंने बड़ी, और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैं थोड़ा गर्म कर लूँगी और फिर अब इसमें बहुत एहतियात से इसमें प्याज डालना है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है। अगर सारा प्याज हम एक साथ ही डाल देंगे तो ऑयल जो है फ़ौरन बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्याज इसमें डालते जाएँ और स्पून से इसको अच्छे से हिलाते रहना है साथ साथ। प्याज को अच्छा सा फ्राई करने के लिए इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो उसको बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में प्याज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप इसको आराम से फ्री टाइम में इसको फ्राई करें ताकि अच्छे से प्याज फ्राई हो जाए। तो ये देखिए प्याज में हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये मैंने बड़ा ट्रे ले लिया है, उसमें मैंने सारे देखिए टिश्यू पेपर जो है ऐसे लगा दिए हैं ताकि प्याज का जो ऑयल होगा वो सब इसमें जज्ब हो जाए। तो इसको पहले से रेडी करके रखने, क्योंकि प्याज जब निकालना होगा तो उसको जल्दी से डिश में डाल देना होता है ताकि वो कलर उसका ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो ये देखिए अब इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसको चम्मच से हिलाते रहना है, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है इसमें, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी छोड़ देंगे प्याज को तो ये फ़ौरन डार्क कलर इसका आ जाएगा। तो देखिए जब इसका ऐसे लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए तो आप इसको निकालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब प्याज निकालेंगे तो प्याज जो है गर्म होता है, उसमें भी इसका काफ़ी जो है कलर अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैं इसे निकाल देती हूँ। एक और मैंने इसे छलनी से ले ली है, उससे भी मैं प्याज निकालती जाऊँगी, क्योंकि प्याज को जो है सारा जल्दी से इससे निकाल देना है। थोड़ा सा भी इसमें डार्क हो गया सारा प्याज का टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो देखिए सारा प्याज जो है मैंने इसमें से निकाल दिया है और उसको मैं जल्दी से डिश में डाल दूँगी ताकि इसको अच्छे से फैला के रख दूँ, क्योंकि प्याज जो है अभी गर्म होता है। तो उसको स्पून से लेके अच्छे से इसको फैला देना है सारा, ताकि अच्छे से जल्दी से ठंडा हो जाए। और बाकी का जो प्याज बच गया है उसको भी मैं गर्म ऑयल में डाल देती हूँ। तो देखिए इसको एहतियात से डालना होता है ताकि इसका ऑयल जो है बाहर ना आ जाए। तो इसको 2-3 दफ़ा करके आस्ते आस्ते इसमें डालते रहना है। तो देखिए इसको इस चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है। और प्याज जब फ्राई हो जाए तो उसको जल्दी से डिश आउट कर दिया करें, क्योंकि अगर प्याज को ऐसे ही आप छलनी में डाल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए भी तो प्याज जो है गर्म होता है, तो उससे इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसकी छोटी छोटी टिप्स हैं जो उसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी प्याज बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होगा। और प्याज फ्राई करते हुए फ्लेम को अपने मीडियम रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम को आप हाई रखेंगे तो प्याज जल जाएगा, और अगर बिल्कुल स्लो रखेंगे तो प्याज बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, उस पर क्रिस्पी नहीं होता है प्याज। तो ये देखिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम रखी थी इसकी मैंने। तो ये देखिए प्याज का ब्राउन कलर आ गया है, तो उसको मैंने सारा प्याज निकाल दिया है। तो देखिए जो छोटा छोटा प्याज रह जाता है इसमें, तो जिससे चाय से छन्नी को छानते हैं मैंने वो ले लिया। उससे देखिए सारा प्याज जो है मैंने ऐसे निकाल दिया है।
क्योंकि बारीक छन्नी से निकालेंगे तो सारा ऑयल जो है देखेंगे बिल्कुल साफ़ हो गया है। कढ़ाई में जो ऑयल था देखें आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बिल्कुल साफ़ है। इसमें और भी प्याज आप आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने प्याज ज़्यादा फ्राई किया था, तो देखिए प्याज नीचे जो पड़ा होता है उसके ऊपर वो गर्म प्याज नहीं डालना चाहिए। तो मैंने एक और ट्रे ले लिया है, उसमें मैंने टिश्यू लगा दिया है ऐसे, और बाकी का प्याज जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि सारा प्याज जो है बिल्कुल एक जैसा कलर आए इसमें। क्योंकि अगर ऊपर नीचे एक साथ हम सारा प्याज एक जगह डालते जाएंगे तो वो प्याज का कलर जो है ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो देखिए पहले वाला प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था ट्रे में वो ठंडा हो चुका है। अब दूसरी ट्रे में जो मैंने प्याज निकाला था वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब सारा प्याज जो है मैं एक जगह पे कर देती हूँ। तो देखिए आप ये इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं ये लाइट या कहीं डार्क कलर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट प्याज फ्राई हुआ है। प्याज को 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, उससे से ये क्रिस्पी भी हो जाता है। तो जब प्याज अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप उसको किसी बर्तन में डाल के रख दें अच्छे से कवर करके। तो काफ़ी टाइम तक ये प्याज जो है सही रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है प्याज, और अब ये ठंडा भी हो चुका है। बाज़ार से फ्राई प्याज ख़रीदने से बेहतर है कि आप इसको घर में ही फ्राई कर लें। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत अच्छा घर में प्याज फ्राई हो जाता है, और इससे जो है बहुत ही सहूलत रहती है। खाना बनाना जो है बहुत ही आसान हो जाता है, और बहुत कम टाइम में खाना जो है बन जाता है। तो देखिए मैंने तो काफ़ी सारा प्याज जो है एक ही दफ़ा फ्राई करके रख लिया है। तो देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, जिससे ये अच्छा काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया। इसका ऑयल जो है बिल्कुल ये देखें ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि मैंने डिश में टिश्यू डाल के रखे थे। आप कोई भी पेपर रखते हैं उसमें तो उससे ये कि इसका ऑयल जो है ड्राई होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।